दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की, अमेरिका और इस्राइल जैसे बड़े देश अपने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए इस देश का इस्तेमाल किस तरह से करते हुए नजर आए, ये आपको बताऊंगी। आज हम बात करेंगे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के इरादों की, अमेरिका की सीक्रेट गतिविधियों और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की। आपको बताऊंगी कि 11 दिनों में सीरिया का नक्शा कैसे बदल गया, बशर अल असद का शासन खत्म होने का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, सीरिया के लोगों में असद सरकार गिरने से खुशी का माहौल है या गम का, इस पर भी बात करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और अपना देश छोड़कर, अपने देश के लोगों को छोड़कर, परेशानियों को छोड़कर अपने देश की राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दूसरे देश में किस तरह से मदद कर रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जिस पर मीडिया, दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल चुप है, आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। और हर रोज की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद आगे वीडियो देखना शुरू करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट में अपने विचार, अपने ख्याल लिखते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपकी तारीफें मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई का काम करती हैं दोस्तों। इसलिए फिर से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पहले लाइक करिए, उसके बाद ही वीडियो देखना शुरू करा करिए, क्योंकि इससे बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है आपके लिए सच लेकर आने की, सच को दिखाने की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और अपनी राय जरूर लिखा करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों का ठेकेदार बना अमेरिका जो बाइडेन अपने देश में कितने नाकाम है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जंग में कूद कूद कर नरसंहार करने वाले देशों की मदद तो कर रहा है अमेरिका, लेकिन अपने ही देश के लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी देश यानी कि ह्यूमैनिटेरियन कंट्री बताने वाला अमेरिका एक तरफ यूक्रेन और अफ्रीका को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद के देश में नॉर्थ कैरोलिना जैसे राज्यों में लोग ठंड में टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन और अफ्रीका को $1 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। यूक्रेन के लिए यह सहायता मुख्य रूप से सैन्य उपकरणों और हथियारों के रूप में देगा अमेरिका, ताकि वे रूस के आक्रामक हमलों का सामना कर सके। वहीं अफ्रीका के लिए यह सहायता मानवीय उद्देश्यों के लिए है, विशेषकर उन 31 देशों के लिए जो सूखा और संघर्ष के कारण प्रभावित हुए हैं। लेकिन उत्तरी कैरोलिना में हाल ही में आए तूफान हेलेन के बाद कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और ठंड के मौसम में टेंटों में रहने को मजबूर है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फेमा यानी कि FEMA की सहायता में देरी के कारण लोग कठिन परिस्थितियों का, कठिन सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका अपनी जनता की मदद पहले क्यों नहीं करता, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं को उजागर करना नहीं, उसको हाईलाइट करना नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों पर पर्दा डालना है। इसीलिए हम आपके लिए देश दुनिया में आम लोगों पर हो रहे जुल्म दिखाते हैं, उनकी परेशानियां दिखाते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर मीडिया की चुप्पी और दोहरी नीति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इंसाफ और मानवता के लिए कोई जगह बची हुई है। दोस्तों, सीरिया के हालातों पर बात करने से पहले आपको बता देती हूँ कि तुर्की, अमेरिका और इस्राइल जैसे बड़े देशों ने अपने अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए सीरिया का कैसे इस्तेमाल किया। सबसे पहले तुर्की की बात करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के लिए सीरियन रिफ्यूजी को वापस भेजना हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, और अब सीरियाई शरणार्थियों की वापसी एर्दोगन के लिए एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लेकिन क्या
ये सिर्फ शरणार्थियों की वापसी है या इसके पीछे तुर्की की कुछ और बड़ी साजिश भी है? दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कैसे तुर्की ने सीरिया में बागी गुटों का समर्थन किया, जिन्हें कई लोग अल कायदा का नया रूप भी कहते हैं। इन गुटों की मदद से उन्होंने सीरिया में अस्थिरता को बढ़ावा दिया ताकि अपने राजनीतिक हित साध सकें। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि क्या एर्दोगन का सीरियाई शरणार्थियों को वापस भेजना सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या वाकई में वो जनता की मदद करना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों, फिलिस्तीन के मामले में तो मदद करने का कोई तुर्की का स्टैंड सामने नहीं आता है। वहीं सीरिया के हालातों के बीच अमेरिका ने एक नया खुलासा किया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक अधिकारी ने अल मॉनिटर से बातचीत में ये बताया है कि जो साउदर्न फ्रंट के रीएक्टिवेटेड ग्रुप सीरिया में पहुंचे हैं, दमिश्क तक पहुंचने वाले पहले गुट बने, वो HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम नहीं है, बल्कि ये वही ग्रुप है, बागी हैं ये वही, जिनके पहले अमेरिका और जॉर्डन के खुफिया एजेंसियों से रिश्ते थे। आगे अमेरिका के अधिकारी कहते हैं कि ये बहुत अलग हैं, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी अब ये अमेरिका की तरफ से एक नया खुलासा किया गया है, जिसमें ये स्वीकार किया गया है, ये एक्सेप्ट किया गया है कि कुछ अमेरिकी रेबल यानी कि विद्रोही ग्रुप्स CIA, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सीरिया की सरकार को गिराने की और सीरिया में आतंक फैलाने की कितनी बड़ी साजिश है, आप इस खुलासे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों, जब सरकारों की किसी मुद्दे पर आलोचना होने लगती है, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाने लगता है, तो वो जनता का और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और दूसरा जो वो मुद्दा है वो खड़ा कर देते हैं, ताकि उनका ध्यान यानी कि दुनिया का ध्यान, जनता का ध्यान उधर मोड़ सके। ठीक इसी तरह का काम नेतन्याहू कर रहे हैं। फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए जो पूरी दुनिया से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस्राइल सीरिया में पहुंच गया है, सीरिया में शिफ्ट हो गया है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की गोलान हाइट्स में एक बफर जोन बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि सीरियाई सैनिकों ने असद सरकार के गिरने के बाद अपने ठिकाने छोड़ दिए। नेतन्याहू का कहना है कि 1974 में सीरिया के साथ हुई डी एंगेजमेंट डील अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इस्राइल अपनी सीमाओं पर किसी दुश्मन ताकत को जमने नहीं देगा। इस आदेश के बाद इस्राएली सेना ने गोलान हाइट्स के करीब 5 गांवों के लोगों को अपने घरों में रहने की भी चेतावनी दी है। वहीं अब इस्राइल ने सीरिया पर हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इस्राएली सेना ने बीते 24 घंटों में सीरिया पर करीब 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। दमिश्क, लताकिया, दारा और अन्य जगहों पर भारी हवाई हमले जारी हैं इस्राइल के। इस्राएली जेट्स लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर से उड़ते हुए सीरिया के भीतर घुस रहे हैं और सीरिया की हालत ये है कि ना तो उनकी वायु सेना और ना ही जमीनी सेना इन हमलों को रोक पा रही है। इस समय सीरिया का एयर स्पेस और जमीनी सुरक्षा पूरी तरह से कमजोर है। इसका फायदा उठाते हुए इस्राइल सीरिया की महत्वपूर्ण इमारतों जैसे कि एयरपोर्ट्स और अन्य बुनियादी ढांचों को तबाह कर रहा है। सीरिया की स्थिति इतनी पेचीदा है इस वक्त कि वहां का तथाकथित विद्रोही शासन इस्राइल की आलोचना तो कर रहा है, उसने इस्राइल की आलोचना तो की है, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी उनका पूरा फोकस असद सरकार को हटाने पर है। अभी परसों तक जो लोग इस्राइल के साथ मिलकर सीरिया में शांति और हक की बात कर रहे थे, सीरिया के गार्डन में गुलाब का फूल उगाने की बात कर रहे थे, वही लोग दोस्तों आज वही इस्राइल आज सीरिया को तबाह करने में लगा हुआ है और विद्रोही शासन सत्ता हासिल करने में। इस सिचुएशन में इस्राइल को खुली छूट मिल गई है। इस्राइल न केवल सीरिया के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि वहां की अहम बुनियादी सुविधाओं जैसे कि एयरपोर्ट और डिपो को भी निशाना बना रहा है। ये वीडियो सीरिया में बीती रात की है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, रात भर इस्राएली सेना ने सीरिया में भारी हवाई हमले किए। लताकिया, टार्टूस, दारा और दमिश्क के आसपास के इलाकों में जोरदार बमबारी की खबरें आई। दोस्तों, विद्रोहियों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर किस तरह महज 11 दिनों में राष्ट्रपति बशर अल असद का 24 साल पुराना शासन खत्म कर दिया। 11 दिन में सीरिया का नक्शा कैसे बदल गया आपको बताती हूँ।
संडे की सुबह सीरियाई विपक्षी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद देश से भाग गए हैं। 24 नवंबर को सीरिया में हमले होना शुरू हुए थे दोस्तों, और महज 11 दिनों के भीतर 11 दिनों के अंदर ही 11 दिनों में बशर अल असद का शासन समाप्त हो गया। ये पहले और बाद का नक्शा देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। सीरिया की सत्ता पर विपक्षी ताकतों के कब्जे से पहले सीरियाई विपक्षी बल ज्यादा उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में ही सिमटे हुए थे। मार्च 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुए सीजफायर के बाद स्थिति थोड़ी सी स्थिर हो गई थी, थोड़ी सी ठीक हुई थी। लेकिन 27 नवंबर के बाद सीरियाई विपक्षी ताकतों ने एक तगड़े हमले की शुरुआत की और देखते ही देखते कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। आजादी का सूरज उगा है। सीरियाई विपक्षी लड़ाकों ने इस बयान के साथ ऐलान किया कि उन्होंने बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया है। सीरिया में संघर्ष की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब लोगों ने लोकतंत्र की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे। धीरे धीरे ये संघर्ष एक बड़े गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें कई देशों की सेनाएं शामिल हुई। तुर्की, रूस और ईरान जैसे देशों ने अपनी अपनी तरह से दखल दिया और 13 से 14 साल की लंबी जंग के बाद विपक्षी लड़ाकों ने बशर अल असद को हरा दिया और राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये बदलाव सिर्फ सीरिया के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये कि सीरिया का भविष्य क्या होगा? क्या सीरिया में असद के बाद का शासन जनता के लिए बेहतर होगा? क्या ये बदलाव शांति और समृद्धि लाएगा? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि शांति भंग करने वाले, शांति के दुश्मन इस्राइल जैसे देश का इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त सीरिया में। विपक्षी लड़ाकों की जीत के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको देखना और समझना चाहिए दोस्तों। सीरिया के लोगों में जिस तरह का सेलिब्रेशन है, उससे ये लगता है कि बहुत से लोग असद सरकार के गिरने से खुश हैं। दुनिया भर के विभिन्न शहरों यानी कि अलग अलग शहरों में लाखों सीरियाई अपने देश में बदलाव का स्वागत कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे। ये लोग वो हैं जिन्होंने असद के तानाशाही शासन के दौरान अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ दिया था। करीब 6 मिलियन सीरियाई लोगों ने युद्ध के कारण शरण ली और अब जब बशर अल असद का शासन खत्म हुआ तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे कि जर्मनी, ग्रीस, तुर्की और लेबनान में सीरियाई लोग एकजुट होकर असद के शासन के पतन का जश्न मना रहे हैं। हाथों में सीरियाई विपक्ष का झंडा और उनके चेहरे पर खुशी भी झलक रही है। तस्वीरों में आप दोस्तों देख सकते हैं। एक निर्वासित सीरियाई नागरिक ने ये कहा कि हम इस पल का इंतजार 14 सालों से कर रहे थे। आज जो हो रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। दोस्तों, जहां ये बात सच है कि सीरिया की सत्ता, सीरिया का शासन, वहां की सरकार फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि असद के शासन के दौरान सीरिया में जो संकट था वो बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन था। लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी जिंदगी और अपने परिवारों को खो दिया। अब जब उनका शासन खत्म हो चुका है तो सीरिया के लोग नए जीवन की उम्मीद के साथ अपने फ्यूचर, अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं। वहीं एक और खबर ये सामने आई है कि विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के प्रसिद्ध और खौफनाक जेलों से सैकड़ों कैदियों को रिहा किया है। इन जेलों में लंबे वक्त से लोग बंद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विपक्षी लड़ाकों ने इन जेलों के ताले खोले और अंदर बंद कैदियों को रिहा किया। वीडियो में एक आदमी ने यह बताया कि उसे आज ही फांसी दी जानी थी, फांसी की सजा होनी थी, लेकिन वो आजाद हो गया। दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है कि सीरिया की जेलों में कई सालों से कई ऐसे लोग थे जो बिना किसी गुनाह के बंद थे। कई ऐसी महिलाएं थी जो उत्पीड़न का शिकार हो रही थी बिना किसी अपराध के। उन्हें जुल्म और यातनाओं का सामना करना पड़ रहा था। महिलाओं और बच्चों को भी इन जेलों में रखा गया था जिनकी हालत बेहद खराब थी। दोस्तों, बशर अल असद का शासन खत्म होने का क्या मतलब है, यह भी अब आपको बता देती हूँ। असद और उनके परिवार के बारे में माना जा रहा है कि वो राजधानी में घुसने से पहले ही, विपक्षी लड़ाकों की राजधानी में घुसने से पहले ही देश छोड़कर चले गए थे। खबर यह है कि रूस ने उन्हें शरण दी है। अभी इस वक्त असद सरकार का पतन अरब क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मोड़ है जो 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद से
सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। असद के शासन का पतन ये दर्शाता है, ये दिखाता है दोस्तों कि अरब देशों में सत्ता की जो मिलिट्री बेस्ड तानाशाही कल्चर रहा है वो अब टूट रहा है। अल जजीरा की एक खबर कहती है कि असद का शासन सिर्फ उनके द्वारा नहीं बल्कि पूरे अरब क्षेत्र में सैन्य शक्ति यानी कि मिलिट्री पावर और परिवार आधारित तानाशाही के लंबे इतिहास का हिस्सा था। इस शासन ने इस्राएल के लोगों, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। सीरिया में जो हुआ वो सिर्फ असद सरकार का मामला नहीं था, बल्कि ये अरब दुनिया में व्यापक रूप से फैली तानाशाही का एक एग्जाम्पल था। इन तानाशाही शासनों में भ्रष्टाचार, पुलिस हिंसा, उत्पीड़न और गहरी सोशल इनइक्वालिटी आम थी। इनमें सही मायने में लोकतंत्र की कमी, सैन्य और पुलिस के जरिए शासन, भ्रष्टाचार और जनता और राज्य के बीच कोई रियल रिलेशनशिप ना होना शामिल है। सीरिया के लोग अब चाहते हैं कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका मिले और उनके विचारों को सुना जाए, जो वो चाहते हैं उसे सुना जाए। दोस्तों, अबू मोहम्मद अल जुलानी जो सीरिया की मुख्य विपक्षी सशस्त्र समूह एचटीएस के नेता हैं, उन्होंने बशर अल असद के शासन के पतन के बाद दमिश्क में विक्ट्री भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सीरिया का सही मालिक इसके लोग हैं और आज हमने एक नया इतिहास लिखा है। साथ ही अल जुलानी ने इस बात पर जोर दिया कि असद शासन ने अपने ही नागरिकों को नाहक कैद किया और उन्हें किसी अपराध के बिना सजा दी, दंडित किया। उन्होंने सीरिया के लोगों को इस संघर्ष में जीत की बधाई दी और कहा कि हमने लड़ाई लड़ी और आज हमें ये महान विजय, महान जीत मिली है। दोस्तों, अब आपको इसराइल की करतूत लेबनान में जो उसने की है उसके बारे में बताती हूँ। वो लेबनान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, खबर यह है कि इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक अवैध बस्ती बसाई है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। इसराइल के चैनल 14 के मुताबिक इसराइल के सेटलमेंट मूवमेंट यानी कि बस्ती आंदोलन ओहर जाफोन के उपनिवेशी लेबनान की सीमा में घुसकर एक आउटपोस्ट बना रहे हैं जिसे मी मारोम नाम दिया गया है। यह बस्ती लेबनान के गांव मारोन अल रास के पास बनाई गई है। ये उपनिवेशी अब इस इलाके को एक स्थायी इस्राएली बस्ती बनाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि यहाँ कभी एक यहूदी समुदाय रहा करता था। आंदोलन के नेता इस इलाके का ऐतिहासिक महत्व भी बताते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये दावा कर दिया है कि मी मारूम का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। दोस्तों, ये अवैध बस्ती की कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है जब इसराइल और लेबनान के बीच सीजफायर समझौता पहले से मजबूत है। पिछले सप्ताह तक इसराइल ने 140 बार सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से 14 लेबनानी नागरिक शहीद हो गए और 18 घायल है। दोस्तों, पिछले फ्राइडे को इस्राएली सेनाओं ने नबातिया के एत्रोन और बिंट जबेल के आयता अल शाब के गांव में घुसपैठ की थी। दोस्तों, इस घुसपैठ में टैंकों और सैन्य वाहनों की मूवमेंट भी शामिल थी, लेकिन ये सारी चीजें ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को दिखती है और ना ही अमेरिका को। इसराइल दिन ब दिन अपनी मनमानी कर रहा है और बड़े बड़े देश हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और इन सब चीजों का तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है आज के हमारे वीडियो पर कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद वीडियो को लगे हाथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।